Hello everyone, good morning, sweet morning बेटा. Today I will teach you new topic, new economics policy. बेटा हम इससे पहले वाली वीडियो के अंदर स्टडी कर रहे थे, आज उसी के अंदर हम न्यू टॉपिक स्टडी कर रहे हैं आपकी NEP के अंदर, या फिर हम ये कहें LPG. LPG मीन्स लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लिबराइजेशन के रिगार्डिंग स्टडी कर चुके थे और उसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे वो भी हम स्टडी कर चुके थे. तो चलिए स्टडी करते हैं प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन क्या होता है बेटा कि पहले क्या होता था, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमारी NEP 1991 आई है उससे पहले जितने भी सेक्टर थे जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्या थी, लार्ज अमाउंट में थी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी, वो सारे के सारे सेक्टर किसके अंडर थे, पब्लिक सेक्टर होते थे. और उसके अलावा लो इन्वेस्टमेंट के जितने भी एरियाज़ होते थे, जितने भी सेक्टर होते थे वो किसके होते थे, प्राइवेट सेक्टर के होते थे. लेकिन जैसे इंडिया के अंदर क्या आया है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई या LPG आई, उसके बाद क्या हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द एंटरप्रेन्योर इन द प्राइवेट. सारे के सारे ट्रांसफ़र कर दिया इन्होंने, किसको, ऑनरशिप को, मैनेजमेंट को, कंट्रोल को पब्लिक सेक्टर से किसके पास, प्राइवेट सेक्टर के पास चला गया. प्राइवेटाइजेशन के कारण क्या होने लग रहा है, मेन रोल प्ले कर रहा है आपका प्राइवेट सेक्टर. जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी कंट्रीज़ के अंदर होने लग रही है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, ये सारी के सारी क्या हो गई, प्राइवेटाइजेशन के द्वारा प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्ट हो गई. तो प्राइवेटाइजेशन बेसिकली आपकी टू वे से हो सकता है. फर्स्ट वन इज योर ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, सेकंड वन इज योर डिसइन्वेस्टमेंट. ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप का मतलब क्या है कि आपकी ऑनरशिप और मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. जो ऑनरशिप मैनेजमेंट है पब्लिक सेक्टर कंपनी से आप किसके पास चली गई, प्राइवेट सेक्टर के पास. डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होते हैं, जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो अपना पार्ट्स को सेल कर देते हैं इक्विटी का, किसको, प्राइवेट सेक्टर को. वो क्या कहलाता है आपका, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है. पर्पज़ क्या है, बेसिकली जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके पीछे हमारा पर्पज़ है इम्प्रूव करना है किसको, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को, और फैसिलेट करना है, हमें मॉडर्नाइजेशन लेके आना है. क्लियर. तो यही था ताकि हमारी इम्प्रूव हो सके किसकी कंडीशन को, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. आपके महारत्न और मिनी रत्न दोनों ही किसके अंदर आते थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर है. इवन 13 सितंबर 2017 तक हमारे इंडिया के अंदर 8 महारत्न, 16 नवरत्न और 74 मिनी रत्न है. और लगातार इन्होंने क्या करने लग रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लग रही है, और जिसके कारण आपका क्या होने लग रही है, इम्प्रूव होने लग रही है उनकी प्रोजेक्ट. अब उसके बाद हम स्टडी करें नेक्स्ट वन इज, और प्राइवेटाइजेशन के बाद हम स्टडी करें ग्लोबलाइजेशन के बारे में. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि अब हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो इंटीग्रेट हो गई है किसके साथ, नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. ठीक है, अब हमारी नेशनल इकोनॉमी इंटीग्रेट हो गई है किसके साथ, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़ चुकी है थ्रू द रिमूवल ऑफ बैरियर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट. ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारी इंटीग्रेट हो गई है बेटा इकोनॉमी को. सेकंड वन है, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, क्योंकि क्या होता है जब हमारी इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जुड़ गई है तो कहीं ना कहीं अब क्या होने लग रहा है, हमें ऐसी पॉलिसी सेट करनी पड़ेगी जिसके कारण हम ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस या फिर ग्रेटर अच्छी तरीके से हम इंटीग्रेट हो सके. तो बहुत सारा क्रिएशन ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिविटीज़ हुई हैं हमारी किसके एरियाज़ के अंदर, हमारी इकोनॉमी और जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर. तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने क्या क्रिएट कर दिया, एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड क्रिएट कर दिया जहाँ पर हम इजीली से क्या कर सकते हैं, किसी भी देश के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. बेसिकली क्या क्या चेंजेस आए हैं इस ग्लोबलाइजेशन के कारण. फर्स्ट वन क्या है कि कहीं ना कहीं अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे यहाँ पर जब जुलाई 1991 के अंदर आई थी, तो अब क्या होने लग रहा है कि अब हमारे पास बहुत सारी हाई टेक्नोलॉजी है, हाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो भी हम जिस भी एरियाज़ के अंदर चाहते हैं, क्योंकि हमें ऑटोमेटिक परमिशन मिल गई है. FDI भी अब क्या करने लग रही है, अप टू 51% ऑफ फॉरेन इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है. पहले इन्वेस्टमेंट की दिक्कत कर दी. फॉरेन टेक्नोलॉजी है, फॉरेन टेक्नोलॉजी को अगर आप गुड लेके आना चाहते हो तो लेके आ सकते हो, लेकिन उसके अंदर प्रायोरिटी दे रखी है सम टू ऑफ ₹1 करोड़ तक.
अगर आप यहाँ तक 1 करोड़ रुपए तक का कुछ भी मंगवा रहे हो तो कोई किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल। कहीं ना कहीं हमारे इंडियन करेंसी को भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि हमारी जुलाई डिवैल्यूएट हो गई थी, बिल्कुल वैल्यू गिर गई थी, जिसके कारण जब डिवैल्यूएट हो गई थी हमारी इंडियन करेंसी तो इंपोर्ट हमारे पूरी तरह से डिस्करेज हो गए थे, हमारे पास फॉरेन कैपिटल बहुत ही कम बची हुई थी। तो इससे क्या होने लग रहा है, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो धीरे धीरे हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हुई, अप हो गई है। ठीक है, और हमारी जब इकनॉमी है, इंडियन इकनॉमी इंटीग्रेट हुई वर्ल्ड से, तो कहीं ना कहीं अब क्या होने लग रहा है, जो बजट आया था हमारा 1993-4 में, तो पार्सली कन्वर्ट इंडियन रुपीज़ को पार्सली कन्वर्टेबल दैन द रुपीज़ व फुली कन्वर्टेबल। जो पहले पार्सली कन्वर्टेबल था अब वो फुली कन्वर्टेबल में कन्वर्ट हो चुका था। तो आपका ये वाला पॉइंट था। 1 मिनट। इंडियन इकनॉमी है, कहीं ना कहीं अब ग्लोबल कंपटीशन से जुड़ गया था। अब हम क्या कर सकते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो एफिशिएंटली से इफेक्टिव वे से एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी, उसी की ग्रोथ होने के चांसेस क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए। तो जो भी हमारे यहाँ इंडिया के अंदर आया था ग्लोबलाइजेशन, उसके कुछ क्या हुए, पॉजिटिव भी इफेक्ट पड़े और कुछ नेगेटिव भी इफेक्ट पड़े हैं। जो भी हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर आई एलपीजी, ठीक है, इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे यहाँ पर एक ग्लोबल मार्केट क्रिएट हो गई थी। हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट, यानी हम इजीली से अपने जो गुड्स होती थी उनको हम मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के इजीली सेल आउट कर सकते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी को क्या किया गया था, यूज़ किया गया था, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण हमारा बेटर आउटपुट हो रहा था, मार्केट के अंदर हमारे गुड्स की डिमांड हो रही थी। फर्दर के लिए लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री है उसके फर्दर प्रोस्पेक्ट के लिए भी एक डेवलपिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट प्लेयर बन रही थी इंटरनेशनल एरिया। अंगेज क्या क्या पॉइंट थे ग्लोबलाइजेशन के, केवल जो बेनिफिट था ग्लोबलाइजेशन का वो ज़्यादा डेवलप कंट्री को मिल रहा था, डेवलपिंग कंट्री को इतना रिसीव नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था वेलफेयर आइडेंटिटी को, जो पुअर कंट्री से बिलोंग कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन के कारण, क्योंकि जो पुअर कंट्री थी तो वो जो गुड्स बनाती थी तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर उनकी इमेज थोड़ी सी नेगेटिव थी, लोग उनको खरीदना पसंद नहीं करते थे। मार्केट ड्राइवन कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी थी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन अमंग नेशन एंड द पीपल, मार्केट के अंदर भी। ठीक है, उसके बाद है बेटा हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, आउटसोर्सिंग। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कई बार क्या होता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय आउटसोर्सिंग। क्लियर, तो आउटसोर्सिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है, आउटसोर्सिंग होता है बेटा बेसिकली क्या होता है, रेफर करता है, जिसके अंदर क्या होता है, आउटसोर्सिंग कंपनी हायर करती है किसको, रेगुलर सर्विस को फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज से। ठीक है, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्री। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर रही है, एक कंपनी है वो हायर करती है या हायर करती है कोई भी कंट्री रेगुलर सर्विस को, फिर कहाँ से, एक्सटर्नल सोर्सेज से और फ्रॉम अदर कंट्री विच वाज प्रीवियसली प्रोवाइड इंटरनली, या फ्रॉम जो अभी तक वो देश के अंदर से मिल रहे थे या विद इन कंट्री से रिसीव हो रहे थे, उन्हें बाहर से हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली यही होता है। आपकी आउटसोर्सिंग है, पहले के टाइम पर नहीं होता था, लेकिन आजकल फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए बहुत रेगुलर यूज़ किया जा रहा है। ये क्या होता है बेसिकली, एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करता है। आउटसोर्सिंग रेफर टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो सम ऑफ द एक्टिविटीज़ बाय थर्ड पार्टी, कुछ एक्टिविटीज़ जो थर्ड पार्टी करेगी जो अभी तक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही थी। एक इम्पॉर्टेंट आउटकम आया है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर, इवन जो ग्रोथ हुई है हमारा फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी आईटी के सेक्टर में, वो आउटसोर्सिंग के कारण ही हुई है हमारी। और हमारी जो टेली कम्युनिकेशन लिंक है, जैसे वॉइस विजुअल डाटा, वो इजीली से आपका क्या होने लग रहा है, डिजिटलाइज के द्वारा रियल टाइम और कंटिनेंट है उसी से हमें क्या होने लग रहा है, रिसीव होने लग रहा है। इवन जो इंडिया है
वो भी क्या होने लग रहा है, एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है, एक अच्छा डेस्टिनेशन आउटसोर्सिंग का बहुत सारी एमएनसीज के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर एक तो है बेटा लो वेजेस रेट मिल रहे हैं, इंडिया के अंदर लो वेजेस रेट पे लोग काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्किल मैन पावर भी मिलता है, इसलिए हमारे इंडिया में बहुत सारे बीपीओ सेंटर भी हैं। सम ऑफ द सर्विस आउटसोर्स, कुछ जो सर्विस इंडिया प्रोवाइड करता है, फर्स्ट वन इज बीपीओ या कॉल सेंटर, वाइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस है, रिकॉर्ड कीपिंग है, अकाउंटेंसी है, बिग बैंकिंग है, म्यूजिक रिकॉर्ड है, या फिर आप फिल्म एडिटिंग भी कह सकते हो, बुक ट्रांसक्रिप्शन या क्लिनिकल एडवाइस, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आपकी आती है। क्लियर? तो ये था आपका आउटसोर्सिंग वाला टॉपिक। आज के लिए केवल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अभी के लिए साइन आउट।